आपके अपने चैनल द गॉड हिंदी में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशुतोष है और आप सुन रहे हैं हॉरर पॉडकास्ट आशुतोष के साथ। दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि हमारी दूसरी कहानियों का लुत्फ उठा सके और दूसरों से भी शेयर कर सके। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप का नंबर है। अगर आप में से कोई हमें अपनी कहानियां भेजना चाहता है तो उस लिंक पर क्लिक करके हमें अपनी कहानियां भेज सकता है। यदि आपके पास और कोई और सुझाव हो तो हमें बिना झिझक कमेंट करें। दोस्तों, मैं अपने चैनल पे एक ही कहानी को 2 बार पोस्ट करता हूँ। एक वो जो एकदम सिंपल होता है, दूसरा वो जिसका म्यूजिक मैं खुद से कंपोज करके रीमिक्स बना देता हूँ, और ये सब मैं आपके पसंद के अनुसार ही करता हूँ। दोस्तों, एक बार फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि कहानी में आगे बढ़ने से पहले हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। आज मैं आपको एक ऐसी घटना से रूबरू करवा रहा हूँ जिसकी दहशत इस कदर भयानक है कि आप भी सुनकर यही कहेंगे कि हे भगवान, ऐसा भी किसी के साथ होता है क्या। मेरा नाम नीरज है और यह घटना मेरे दोस्त प्रमोद के पड़ोसी यश के साथ हुई थी। घटना इतनी खौफनाक कि आज भी प्रमोद उस दौर की हवा के थपेड़े झेल नहीं पाता। बात है जून 2013 की। शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी और गर्मी से राहत पाने के लिए मैंने गांव में अपने घर जाकर कुछ दिन छुट्टी मनाने का प्लान किया। मैं करीबन 5 साल बाद अपने गांव वाले घर में लौट रहा था। काम में इतना ज्यादा बिजी रहता था कि घर वालों से मिलना जुलना भी तभी हो पाता जब वो खुद शहर में आया करते थे। प्रमोद से भी मेरी बात कभी कभार फोन पर ही होती रहती थी, और वो भी मुझसे कहता रहता कि भाई, बहुत टाइम हो गया है तुझे घर आए। घर आने का कोई विचार है या भूल चुका है हम सबको। तो मैंने सोचा रास्ते में प्रमोद को फोन कर लेता हूँ कि वो कहीं ना जाए, क्योंकि मैं घर आ रहा हूँ। मैंने रास्ते में गाड़ी रोककर प्रमोद को फोन किया। हेलो प्रमोद, कैसे हो मेरे भाई? उधर से आवाज आई, भाई तू कैसा है? पूरे 1 महीने बाद कॉल कर रहा है। बस यार क्या करूं, कंपनी के काम में इतना बिजी रहता हूं कि टाइम ही नहीं मिलता। अब तू ये सब छोड़ और मेरी बात ध्यान से सुन, मैं आज घर आ रहा हूं। प्रमोद बोला, वाह क्या बात है, घर की याद आ ही गई। मैंने बोला, अरे ऐसा नहीं है यार, याद तो बहुत आती है, लेकिन क्या करूं, जिंदगी की जिम्मेदारियां कहीं जाने ही नहीं देती। फिर प्रमोद बोला, ये बात तो सही है, वैसे कब तक पहुंच रहा है तू? तब मैंने कहा, अभी आधे घंटे पहले निकला हूं, तो लगता है शाम तक ही पहुंच जाऊंगा। ध्यान से आना, कल मिलते हैं। ये कहकर हमने फोन रख दिया। मैं घर पहुंचने के बाद अगले दिन प्रमोद से मिलने उसके घर जा रहा था। गांव में काफी कुछ बदल चुका था। बहुत से नए नए घर बन चुके थे। पैदल जाने वाले रास्तों की हालत भी काफी हद तक सुधर चुकी थी। लग रहा था जैसे शहर से ज्यादा तरक्की तो मेरे गांव ने ही कर ली हो, जिसको देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। लेकिन इन सब बदली हुई चीजों के बीच में एक चीज इस कदर बदल चुकी थी कि जिसे देखकर मुझे बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई। और वो चीज थी प्रमोद के घर से करीबन 8 कदम की दूरी पर एक अकेला और वीरान घर, जिसके आसपास बहुत से पेड़ों और झाड़ियों की परत चढ़ी हुई थी। मैं जब प्रमोद से मिला तो उसने कहा, अरे वाह, क्या सरप्राइज दिया है तूने यार, सीधे घर आने से पहले बता तो देता। अरे यार, मैंने सोचा यदि सरप्राइज करना है तो 1 घंटा पहले ही पहुंच जाता हूँ। यार पहले मुझे 1 गिलास पानी पिला, मुझे चक्कर जैसा आ रहा है। क्या हुआ नीरज, सब ठीक है ना? रुक, मैं पानी लेकर आता हूँ। प्रमोद ने पानी लाकर मुझे दिया। पानी पीकर मुझे थोड़ा अच्छा महसूस होता है। प्रमोद मुझे मेरे हाल चाल और मेरी चल रही लाइफ के बारे में पूछ ही रहा होता है, लेकिन मेरा ध्यान रास्ते में दिखे उस मकान पर ही रहता है जिसके सामने गुजरने से मेरी तबीयत बिगड़ने लगी थी। प्रमोद मुझे मेरे कंधे पर हाथ रखकर जोर से हिलाते हुए पूछता है, अरे क्या हो गया भाई, किन ख्यालों में खोए हुए हो? अरे कुछ नहीं यार, तू ये बता कि वो जो तेरे पड़ोसी का घर है वह इतना वीरान क्यों पड़ा है? क्या वो घर छोड़कर चले गए? मेरी बात सुनकर प्रमोद मुझसे पूछता है, अरे भाई, क्या तू उस घर की तरफ वाले रास्ते से आया है? तब नीरज ने बताया, हाँ भाई, उसी रास्ते से आया हूँ। क्यों, क्या हुआ? 5 साल पहले भी तो उसी रास्ते से आना जाना होता था हमारा।
इसलिए तो मैंने बोला था कि आने से पहले मुझे बता देना। तुझे उस रास्ते से नहीं आना चाहिए था। मैं बोला, अरे भाई लेकिन हुआ क्या है, मुझे उस रास्ते से क्यों नहीं आना था और उस घर की हालत ऐसी क्यों हो गई है। तब प्रमोद ने कहा, उस घर को छोड़ यार, उस घर के बारे में कुछ मत पूछ। मैंने कहा, लेकिन क्यों, ऐसा क्या हुआ और उस घर का नाम सुनते ही तेरे माथे पर अचानक इतना पसीना क्यों आने लगा। प्रमोद कुछ समय के लिए अपने लबों पर चुप्पी साधे किसी सोच में पड़ जाता है और घबराई हुई आवाज में कहता है कि क्या तुझे याद नहीं पुरानी यादें। हमारा एक दोस्त था यश, जिसको भूतों की कहानी पढ़ने का बहुत शौक था। हाँ याद है। तो तुझे नहीं पता था कि उसके इसी शौक की वजह से उसका पूरा परिवार तबाह हो गया। वह घर अब कोई घर नहीं है, एक खंडहर हो चुका है, जहाँ उसका परिवार नहीं सिर्फ उन लोगों का साया रहता है। उस घर के सामने वाले रास्ते से आमतौर पर अब कोई नहीं आता जाता, लेकिन अगर कभी कोई इंसान उस घर के सामने से गुजरता है तो या तो उसकी तबीयत बिगड़ जाती है या उसके खुद के साथ कुछ बुरा होता है। और तू भी उसी रास्ते से आया और आते ही तूने कहा कि तुझे चक्कर से आ रहे हैं। ओ कमान यार, कैसी बात कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। वो पहाड़ी रास्ते पर थोड़ी चढ़ाई थी तो हो सकता है मुझे थकान की वजह से चक्कर आया होगा। 5 साल से पहाड़ी रास्ते पर नहीं चला हूँ न, इसलिए मैं पर्सनली यह सब नहीं मानता। तब प्रमोद ने बताया, लेकिन हम सब गांव वालों ने पिछले 4 सालों से ये सब देखते आ रहे हैं। मैं तो इसलिए जानता हूँ कि गांव में वो मेरा ही दोस्त था। मेरे अलावा ना किसी से बात करता था और ना ही किसी के साथ में घूमता फिरता था। कॉलेज से घर आने के बाद मैं अपना सारा टाइम सिर्फ घर में ही बिताता था। कुछ टाइम बाद मुझे ऐसी जिंदगी जीने से घुटन सी होने लगी थी। मैंने सोचा कि यहाँ एक नया दोस्त बना लेता हूँ, जिसके साथ मैं अपना टाइम बिता सकूं, अपनी कुछ बातें बता सकूं। मुझे ख्याल आया कि यश ही एक ऐसा लड़का है जो मेरे घर से सिर्फ 8 कदम की दूरी पर रहता है। कॉलेज में तो मेरा मन पढ़ाई करके कट ही जाता था, पर घर आने के बाद मैं थोड़ी देर उसके साथ बैठकर चिल कर सकता था। तो मैंने यश से दोस्ती कर ली और मेरी लाइफ फिर से पटरी पर आ गई। यश और मैं रोज शाम को घाटी के किनारे वाले पेड़ तक झील के पास टहलने जाते थे। कुछ देर वहां बैठकर बातें करते और अंधेरा होने तक घर वापस लौट आते थे। कुछ वक्त बाद यश को न जाने कहां से भूतिया कहानी पढ़ने का शौक लग गया और वो शाम होते ही अपने हाथ में डरावनी कहानियों की किताब लेकर मेरे घर पहुंच जाता था और हम दोनों हमेशा की तरह शाम को घाटी के किनारे वाले पेड़ तक टहलने चले जाते थे। पेड़ के पास बैठकर मुझे वो डरावनी कहानियां सुनाता था और उसके कहानी सुनाने का अंदाज न जाने कैसा था कि मैं भी बेसुध होकर उसकी कहानियों में डूब जाता था। जब वो कहानी पढ़ता तो उसकी आंख में एक अलग ही चमक होती, जैसे कि उन कहानियों को वो खुद जी रहा हो। धीरे धीरे मुझे भी उससे वो डरावनी कहानियां सुनने की आदत पड़ गई। हमारा हर रोज का बस यही रूटीन था कि शाम को निकलना था और उस पेड़ के नीचे बैठकर हर रोज एक नई डरावनी भूतिया कहानी पढ़नी थी। लेकिन कुछ टाइम बाद डरावनी कहानियां मुझे परेशान करने लगी। वह जब भी मुझे कोई कहानी सुनाता तो मुझे रात को बुरे बुरे सपने आते थे, जिसकी वजह से मैं रात को ठीक से सो भी नहीं पा रहा था और मेरी पढ़ाई पर भी बहुत असर पड़ रहा था। लेकिन उसका जुनून तो जैसे और बढ़ता ही जा रहा था। मैं उसको डरावनी कहानियों को न पढ़ने की सलाह देता तो मेरी बात सुनकर जैसे उसकी आंखों में खून उतर आता था। मेरी बात सुन मुझे बहुत ही भारी आवाज में जवाब देता था, भाई तुझे नहीं सुनना है तो तू मत सुन, मुझे क्यों रोक रहा है। लेकिन मुझे उसके चेहरे पर यह जुनून और आंखों में उन भूतिया किस्सों के लिए मोहब्बत देखकर ऐसा लगता कि जैसे वो इन भूतिया कहानियों में कैद हो चुका हो। कुछ टाइम बाद मैंने उससे वो भूतिया किस्से सुनना बंद कर दिया और मेरी हालत भी बहुत सुधर चुकी थी। मुझे रात को बुरे सपने भी आने बंद हो गए थे और अब मैं उसके साथ बहुत कम ही शाम को टहलने जाया करता था। मैं और यश एक शाम फिर से टहलने के लिए निकले। यश रोड पर खड़ा मेरा इंतजार कर रहा था। मैं यश के पास पहुंचा तो मैं देखता हूं कि उसके हाथ में आज एक नई किताब है, जिसके ऊपर बहुत ही भयानक चित्र बने थे और उस किताब को शीर्षक दिया गया था भूत प्रेत तंत्र मंत्र विद्या। मैंने यश से कहा, अरे भाई आज क्या उठा लाया, भूतिया कहानियों तक तो सब ठीक था पर ये क्या तंत्र मंत्र की किताब।
यश बोला, भूत के किस्से तो बहुत पढ़ लिया, अब मैं देखना चाहता हूँ कि यह भूत असल में होते भी हैं या नहीं। तो सोचा एक भूत को बुलाकर ही देख लूं, इसलिए मैंने आज ये किताब खरीद ली। हम दोनों झील वाले रास्ते पर चल रहे थे। चलते चलते हम उस पेड़ के पास पहुंच गए। मैं वहां की ताजी हवा का आनंद ले रहा था और यश अपनी उस किताब में भूत बुलाने के तरीके ढूंढने लगा। अरे प्रमोद यार देख, मुझे मिल गया। अरे क्या मिल गया भाई, और तू इतना खुश क्यों हो रहा है? यश बोला, भाई मुझे भूत बुलाने का मंत्र मिल गया है। इसमें लिखा है ठीक 12 बजे एक आटे की बनाई गुड़िया को काले कपड़े में लपेटकर सूखे आटे से गोल घेरा बनाकर उस घेरे के बीच में रखना है और इस मंत्र का 118 बार जाप करना है। इस मंत्र का जाप करने से आसपास जो भी भटकती आत्मा होगी वह इस गुड़िया में समा जाएगी, जिससे आप बात भी कर सकते हैं और कोई भी काम करवा सकते हैं। इस मंत्र के द्वारा आप किसी भी आत्मा को अपना गुलाम बना सकते हैं। भाई मजा ही आ जाएगा यार, मैं आज रात ये काम जरूर करूंगा। प्रमोद बोला, अरे यार पागल हो गया है क्या? दिमाग तो ठीक है ना? तुझे पता है न, ऐसे किताब में लिखे किसी भी मंत्र को कभी नहीं पढ़ना चाहिए, इससे कुछ बहुत बुरा भी हो सकता है। यश बोला, अरे कुछ नहीं होता यार, और बुरा उनके साथ होता है जो भूतों से डरते हैं, और तेरा भाई किसी भूत से नहीं डरता। प्रमोद नीरज से इतना कहकर अचानक चुप हो जाता है। उसे ऐसा चुप होता देख नीरज फिर उससे कहता है, अरे आगे तो बता, आगे क्या हुआ? प्रमोद फिर से कहना शुरू कर देता है, इससे आगे मैं तुझे वह काला सच बताने वाला हूँ जो यश के माँ बाप ने ये घर छोड़ते वक्त हमें बताया था। एक रात जब यश, उसका छोटा भाई और उसकी छोटी बहन अपने कमरे में सो रहे थे, तो रात करीबन 1:30 बजे उसकी छोटी बहन बिस्तर से उठकर दरवाजे की ओर जाने लगी और दरवाजे के पास पहुंचकर अपना एक हाथ ऊपर करके दरवाजे पर अपना सर पटकने लगी। दरवाजे की भड़भड़ाहट आवाज सुनकर उसका छोटा भाई और यश नींद से जागते हुए अपनी छोटी बहन को आवाज लगाते हुए कहा, नव्या तुम इतनी रात को वहाँ क्या कर रही हो? लेकिन नव्या ने कोई जवाब नहीं दिया, बस यूं ही अपने सर को दरवाजे से मारती रही और एक हाथ से कुंडी तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी। यश बिस्तर से उठकर उसके पास गया और उसे वापस बिस्तर पे जाने को कहा। तब नव्या बिना कुछ कहे चुपचाप वापस अपने बिस्तर पर चली गई। अगले दिन जब यश ने उससे रात के बारे में पूछा तो उसकी छोटी बहन को कुछ भी याद नहीं था, तो परिवार वालों ने सोचा शायद बस यूं ही नींद में चल रही थी। अगली रात फिर से उसकी छोटी बहन अपने बिस्तर पर उठकर बैठ गई और खुद में ही न जाने क्या क्या बड़बड़ाने लगी। उसकी ऐसी आवाज को सुनकर यश नींद से जाग गया। इससे पहले कि वह अपनी बहन से कुछ कहता उसकी बहन बोल पड़ी, तूने बहुत देर कर दी। यश ने घबराई हुई आवाज में कहा, तुम ये क्या कह रही हो नव्या? ये सुन उसकी बहन एक अजीब सी भयानक हंसी हंसने लगी और कहने लगी, तुम सब मरने वाले हो। यश ने नव्या का हाथ पकड़ उसे जोर से हिलाते हुए कहा, ये तुम क्या कह रही हो? तब नव्या अचानक होश में आ गई और जोर जोर से रोने लगी और रोते रोते कहने लगी, मेरे गले में बहुत दर्द हो रहा है भैया, मैं चैन से नहीं सो पा रही हूँ। और यह कहते कहते हुए अचानक बिजली की रफ्तार से बाहर चीखते हुए भागने लगी। ये देख उसका छोटा भाई डर गया और यश ने जोर से अपने पेरेंट्स को आवाज लगाई, मम्मी, पापा। नव्या घर से भाग गई। कहाँ भाग गई? पापा ने बोला। पापा जल्दी चलो। यश की माँ उसके छोटे भाई के साथ घर पर ही रुके और यश और उसके पापा उसकी छोटी बहन को ढूंढने निकल पड़े। किस तरफ गई होगी? प्रमोद बोला, पापा वहाँ नीचे झील की तरफ घाटियों में। वो दोनों जैसे ही झील के पास पहुँचे तो जो उन्होंने देखा तो देखकर वो दोनों दंग रह गए। यश की छोटी बहन झील के पास एक छोटे पेड़ के नीचे बैठकर किसी मरे हुए जानवर के शरीर की चीर फाड़ करते हुए उसे खा रही थी। ये सब देखकर यश के पापा जोर से आवाज लगाते हैं, नव्या बेटा क्या हो गया है तुम्हें? ये सुनते ही नव्या वहीं पर बेहोश हो जाती है और वो दोनों उसे उठाकर घर ले आते हैं। उस रात उस घर में सब नव्या के साथ ही थे और कोई नहीं सोया, इस डर से कि कहीं वो फिर से भाग न जाए। यश के पापा ने नव्या की हरकत को कोई मेंटल प्रॉब्लम समझकर उसे डॉक्टर को दिखाना चाहा, जिसके लिए वह अगली सुबह ही नव्या को लेकर शहर पहुंच जाते हैं। लेकिन जैसा कि भूत प्रेतों के किस्सों में होता है,
अगर आप किसी भूत पीड़ित को डॉक्टर के पास इलाज के लिए ले जाते हैं तो डॉक्टर उसकी कोई रिपोर्ट नहीं बना सकते, क्योंकि डॉक्टर के पास इस कंडीशन में कोई बीमारी निकलते ही नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ उसकी माँ को भी यह शक होता है कि यह कोई बीमारी नहीं, जरूर किसी ऊपरी हवा का प्रकोप है जिसने नव्या को अपने काबू में कर रखा है। इसलिए यश की माँ अपने घर के पंडित से पूछने के लिए जाती है कि उनकी बेटी को क्या हुआ है। लेकिन यश की माँ को जो शक था वो शक सही निकला। वह पंडित जी से मिलती है तो पंडित जी भी उनकी कोई मदद नहीं कर पाते हैं और उनसे कहते हैं, देखो जहाँ तक मुझे दिख रहा है मुझे लगता है कि उस पर किसी बुरे साए का प्रकोप है, लेकिन उस साए की शक्ति बहुत खतरनाक है। अगर मैं नव्या के लिए कोई पूजा पाठ करता हूँ तो मुझे नहीं लगता कि वो मेरी पूजा पाठ से ठीक हो सकती है, बल्कि मुझे तो इस बात का डर है कि कहीं वो मेरे द्वारा किए गए पूजा पाठ से क्रोधित होकर नव्या को कुछ और ज्यादा नुकसान ना पहुंचा बैठे। बल्कि मेरा तो कहना है कि आपको किसी तांत्रिक के पास जाना चाहिए, वही आप लोगों की कुछ मदद कर सकता है। उसकी माँ ने उसके पापा को सारी बातें बताती है, लेकिन पापा इसको अंधविश्वास का नाम देकर कहते हैं, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, ये भूत प्रेत वगैरह कुछ नहीं होता, थोड़ी सी तबीयत खराब है, डॉक्टर ने दवाई दी है, थोड़ा आराम करेगी तो ठीक हो जाएगी। यश के पापा इतना कहकर बात को वहीं खत्म कर देते हैं। लेकिन अगली रात जब उसके सारे परिवार वाले खाना खाकर सोने चले जाते हैं, तब तकरीबन रात के 2:30 बजे नव्या अपने मम्मी पापा के कमरे में जाकर उनके बिस्तर पर पैरों की तरफ खड़ी होकर जोर से चिल्लाने लगती है और कहती है, तुम लोगों ने मुझे बहुत परेशान किया और अब तुम लोग नहीं बचोगे। मैं बहुत दिन से इंतजार कर रहा था, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। यह नजारा देखकर उसके माँ बाप दोनों सदमे में आ जाते हैं। लेकिन जब उसके पापा हिम्मत करके नव्या के पास जाने लगते हैं तो नव्या उन्हें जोर से धक्का देकर दूर फेंक देती है, जिससे उसके पापा को थोड़ी चोट भी लग जाती है। मम्मी पापा के कमरे से आ रहे शोर को सुनकर यश अपने कमरे से दौड़कर आता है, लेकिन जैसे ही कमरे का दरवाजा खोलता है तो नव्या अचानक बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। तभी उसके मम्मी पापा नव्या को बिस्तर पर ले आते हैं और यश की माँ कहती है, देखा मैंने कहा था ना तुमसे, अब तुमने सब अपनी आंखों से देख लिया, क्या अब भी भरोसा नहीं है तुम्हें? पापा बोले, हाँ तुम सही कह रही थी, मैं कल ही किसी तांत्रिक को बुलाकर उसके लिए कुछ करवाता हूँ। और अगले दिन वह लोगों से इधर उधर पता करके किसी तांत्रिक को ढूंढ लाते हैं, जिसका इस तरह की प्रेत आत्माओं से निपटने का लगभग रोज का ही काम था। लेकिन उस तांत्रिक को भी क्या पता था कि वो जिस आत्मा से भिड़ने जा रहा है वो कोई ऐसी वैसी आत्मा नहीं है। तांत्रिक उन्हें कहता है, ये कुछ पूजा की सामग्री इकट्ठा कर लो, रात को ठीक 12 बजे ये पूजा हमें शुरू करनी है। तांत्रिक के कहे अनुसार उसके माँ बाप पूरी तैयारी कर लेते हैं। तांत्रिक जब उनके घर आता है तो वह घर के आंगन में कदम रखने से पहले ही कह देता है, तुम्हारे घर में जो बुरा साया है वो अपने से आया नहीं है, बल्कि तुम्हारे घर के ही किसी सदस्य द्वारा बुलाया गया है। यश ये बात सुनकर डर जाता है और इससे पहले कि कोई उसे कुछ कहे वो खुद ही सारा सच बता देता है और अपने कमरे में ले जाकर उन्हें वो सब दिखाता है जो उसने किया था। यश ने अपनी स्टडी टेबल के नीचे उसी तरह का टोना टोटका करके रखा हुआ था जैसा कि उस किताब में लिखा था। ये सब देखकर यश के पापा खुद पर काबू नहीं कर पाते और यश को वहीं तुरंत एक जोरदार तमाचा लगा देते हैं, जिससे यश जोर से जमीन पर गिर जाता है। तभी तांत्रिक ने चिल्लाते हुए कहा, अभी यह सब करने का वक्त नहीं है, ये सब जो इसने यहाँ किया हुआ है पहले इसे बाहर फेंको। तांत्रिक अपना सारा साजो सामान लगाकर पूजा की तैयारी शुरू कर देता है। उसने जमीन पर कुछ आकृतियां बनाकर उन आकृतियों के बीच में आग जलाता है और मंत्रों का उच्चारण शुरू कर देता है। वह तांत्रिक अपना ध्यान कर ही रहा होता है कि अचानक उस जल रही आग में न जाने कहां से आकर एक कौवा गिर जाता है, जिसके गिरने की वजह से वह आग बुझ जाती है। तांत्रिक का ध्यान टूट जाता है और वह कठोर आवाज में कहता है, मूर्ख लड़के, ये तूने क्या अनर्थ कर दिया? तुमने उस प्रेत को आजाद कर दिया जिसे पिछले 100 साल से मुक्ति नहीं मिली है। इस प्रेत को पहले भी किसी तांत्रिक द्वारा बंधन किया गया था, लेकिन ये तेरी वजह से आजाद हो गया।
और इसका शरीर यही तुम्हारे घर के ठीक नीचे दफन है। इसे फिर से बंधन में लाना इतना आसान नहीं है। घबराई हुई आवाज में उसकी माँ कहती है, तो बाबा अब हम क्या करें? फिर तांत्रिक कहता है, मैं इसे फिर से बंधन में तो डाल सकता हूँ, लेकिन याद रहे कि फिर से इस घर में इस तरह का कोई काम ना हो और कल सुबह तुम्हें अपने घर का शुद्धिकरण भी कराना होगा। अगले दिन सुबह यश उसके पापा अखबार पढ़ रहे होते हैं, तो अखबार में एक खबर निकली होती है जिसमें लिखा होता है, झील में मिला काले कपड़े में लिपटा हुआ एक तांत्रिक का शव जिसमें यश और उसके छोटे भाई की जलकर मौत हो जाती है। गांव में एक बहुत ही खौफनाक मंजर छा जाता है। सब लोग यही बात कर रहे होते हैं, इस परिवार के साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? किसी को कुछ नहीं पता। सबके चेहरे पर एक ही सवाल जिसका किसी के पास कोई जवाब नहीं था। पुलिस तहकीकात में इस आग लगने की घटना को बच्चों की गलती कहकर टाल दिया जाता है। अब यश के माँ बाप के पास कुछ नहीं बचा था, न ही उनके बच्चे, न ही उनका घर और न ही कोई जीने की वजह। जाते वक्त उन्होंने हमें यही बताया था कि वह अब अपने गांव के पुराने घर में जा रहे हैं, लेकिन अब वह कहाँ है और कैसे है ये किसी को नहीं पता। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। उस घटना को घटे करीबन 3 महीने बाद मुझे यश मेरे सपने में रोज दिखने लगा। कभी दर्द में चीखता चिल्लाता तो कभी जोर जोर से हंसता हुआ। एक दिन मैं घर का सामान लेने बाजार गया था और आते हुए मुझे थोड़ा देर हो गई। मैं जब भी घर आता था तो मैं उसके घर की तरफ कभी नहीं देखता था, क्योंकि उसके बुरे सपने और उसकी मौत मुझे हर रोज की तरह याद आती रहती थी। मैं घर आते वक्त बस यही सोच रहा था कि वो मुझे सपने में दिखता है, बस कभी हकीकत में नहीं दिखना चाहिए। लेकिन मेरा इतना सोचना ही था कि ना जाने मैंने न चाहते हुए भी उसके घर की तरफ अपनी नजरें घुमा ली। मैंने जो सामने देखा वो देखकर मैं अपनी जगह से हिल नहीं पाया। लगा कि जैसे मेरे पैर जमीन में आधे घुटनों तक धंस गई हो। यश मेरे सामने खड़ा था, उसके शरीर से धुआं उठ रहा था। उसका आधा जला हुआ शरीर और चेहरे जलने की वजह से उसकी आंखों की पुतलियां बाहर लटक रही थी। मैं उस पर से ना जाने अपनी नजरें क्यों नहीं हटा पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने मुझे अपने वश में कर लिया हो। तभी अचानक वो बहुत ही भयानक आवाज में कहता है, तू आ गया, अब तेरी बारी है। ये सुनते ही मैं उस मदहोशी से अचानक अपने होश में आ गया और भागता हुआ घर के अंदर चला गया। उस पूरी रात बुखार से तड़पता रहा। ऐसा मेरे साथ बहुत दिनों तक होता रहा और मुझे हर जगह वो ही दिखने लगा था। मेरे घर वाले भी इस बात से बहुत परेशान होने लगे थे, तो हमने एक दूसरे तांत्रिक से पूजा कराकर अपने घर को बहुमुखी बंधन करा लिया। तब से अब तक मुझे कभी यश नहीं दिखा, लेकिन वह बहुत से लोगों को आज भी परेशान करता है। तो यही कहानी थी भाई, जिसकी वजह से मैंने तुझे कहा था कि तुझे वहां से नहीं आना चाहिए था। प्रमोद इतना कहकर चुप हो गया और मैं भी उसकी बातों में इस कदर खो गया था कि वक्त का कुछ होश ही नहीं रहा। मैंने प्रमोद से कहा, यार ये तो बहुत बुरा हुआ उन लोगों के साथ। अगर वह किताब लॉन्च नहीं हुई होती तो आज वो सब जिंदा होते, लेकिन होने को कौन टाल सकता है। अच्छा मैं चलता हूँ यार, 8 बज चुका है। तब प्रमोद बोला, क्या तू अकेला चला जाएगा या मैं तुझे छोड़ने आऊं? लेकिन मुझे अकेले वापस आने में डर लगेगा। तो मैंने कहा, अरे नहीं भाई, मैं चला जाऊंगा, अभी तो सिर्फ 8 बजे है। शहर में तो मैं इस वक्त घर से बाहर ही रहता हूँ, सो मुझे आदत है, मैं चला जाऊंगा, तू अपना ख्याल रखना। प्रमोद को बाय कहकर मैं वहां से चला गया, लेकिन इस बार जाने के लिए मैंने दूसरा रास्ता लिया। मैं अपने घर की तरफ जाने वाले पतले रास्ते पर चल ही रहा था कि मुझे अचानक मेरी पीठ पर एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और एक ऐसी गंध जैसे कोई किसी कच्चे मांस को आग में भून रहा हो। मैं ये सब इग्नोर कर आगे बढ़ ही रहा था कि मैंने देखा यश मेरे सामने खड़ा है और वो बड़ी भयानक आवाज में बोला, नीरज एक कहानी सुनो। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की कहानी प्लीज कमेंट करें। हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले आगे आने वाली नई कहानियों के लिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।